हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द कॉमर्स केंद्र। और आज हमारा क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। अब इससे पहले हमने 2 लेक्चर कवर करे हैं, और अगर प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो आपको एक और एक्स्ट्रा लेक्चर मिलेगा जो है इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमी क्या होता है। तो अगर उसको आप इंक्लूड करो तो ये लेक्चर नंबर हमारा 4 हो जाएगा, और 11th के हिसाब से आप देखो तो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। अब आपको याद रहे कि जो हमारा चैप्टर 1 है ना, 11th में इकोनॉमिक्स में, उसमें क्या करा है खासकर एमपी बोर्ड में, कि आधे जो चैप्टर है उसमें क्या करा है कि इकोनॉमिक्स के बारे में बताया है, और आधे चैप्टर में स्टेटिस्टिक्स के बारे में बताया है। तो हम क्या करेंगे कि अभी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए आपको, कि जो 11th की जो इकोनॉमिक्स है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक को हम बोलते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और एक को बोलते हैं हम स्टेटिस्टिक्स। तो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद जो है हम सेकेंड नंबर पे स्टेटिस्टिक्स को चालू करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, खासकर जीपीआई की बुक में, जीपीआई की बुक आप अगर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि चैप्टर नंबर 1 को भी 2 हिस्सों में बांट दिया इन्होंने। क्या करा कि चैप्टर 1 के हाफ पार्ट में क्या है, हाफ वाले हिस्से में क्या करा इन्होंने कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और हाफ वाले में स्टेटिस्टिक्स क्या होता है, सॉरी, स्टेटिस्टिक्स क्या होता है, तो उसके बारे में बात कर रहा, तो उसका भी इंट्रो ही है। तो इन दो के बारे में हमें पढ़ना। तो हम जो है अभी ये इकोनॉमिक्स जो है हाफ वाली उसको पढ़ेंगे, फिर हम स्टेटिस्टिक्स जब चालू करेंगे ना तो ये जो बचा हुआ है स्टेटिस्टिक्स में चालू करेंगे। तो उसके हिसाब से हम देखें तो हमारा चैप्टर बहुत छोटा सा बन जाता है, और आज के लेक्चर में हमारा चैप्टर ये खत्म भी हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज का जो हमारा चैप्टर है वो आज के लेक्चर लास्ट लेक्चर उस चैप्टर के लिए। फिर उसके बाद जो है हम सही मायने में 11th को पढ़ना चालू कर देंगे। तो आज कुछ बेसिक बेसिक जानकारी हम पढ़ेंगे, कि जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया। अगर आप इंडिया में स्टडी करते हो इकोनॉमिक्स की तो उसका क्या महत्व है, इंडिया में जरूरत है कि भी नहीं है इकोनॉमिक्स की, अगर जरूरत है तो क्यों जरूरत है, आपको वो समझना पड़ेगा। तो वैसे इकोनॉमिक्स की तो इस दुनिया में हर देश को जरूरत है, क्योंकि हर देश के पास रिसोर्स लिमिटेड है, जनसंख्या को मैनेज करना मुश्किल है, और हर पॉपुलेशन की जो वेंट से अनलिमिटेड होती है, ज़रूरतें असीमित होती है। तो सबको सेटिस्फाई करना भी जो होता है लगभग लगभग इम्पॉसिबल ही है। तो इकोनॉमिक्स की जरूरत तो हर जगह है आज के टाइम पे। लेकिन इंडिया में कुछ की पॉइंट्स हम देखते हैं कि क्यों इंडिया में ज़्यादातर जरूरत है इकोनॉमिक्स की आज के टाइम पे। तो अगर आप देखो सबसे पहला कारण है बिकॉज इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। हमारी जो इकोनॉमी है ना, हमारा जो देश है वो आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो पिछड़ा हुआ है, आर्थिक स्थिति में पिछड़ा हुआ है। ये बात अलग है कि हमारी सरकार नहीं मानेगी, बट रियलिटी जब हम चेक करेंगे, जब हम इकोनॉमिक्स के सर्वेस देखेंगे, हम कुछ डाटा देखेंगे, इंटरनेशनल डाटा देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारे देश की कंडीशन जो है वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस में, मतलब पिछड़ापन देखने को मिलता है। अब कोई देश अगर पिछड़ा हुआ है इकोनॉमिकली तो उसको तो इकोनॉमिक्स ही सुधार पाएगी ना। अब ये होता क्या है थोड़ा हम समझें अगर, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का मतलब यहाँ पर क्या है, लिखा है इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग कंट्री। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि 3 तरह की इकोनॉमी में आगे जाके पढ़ेंगे, और आपने सुन भी रखा होगा। एक होती है बैकवर्ड इकोनॉमी, एक होती है डेवलपिंग इकोनॉमी, और एक होती है डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड मतलब पूरी तरीके से सक्षम, डेवलपिंग मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और बैकवर्ड मतलब जो अभी भी बिल्कुल पिछड़ी हुई है। तो इंडिया एक तो डेवलपिंग कंट्री है, हमें पता है। अब क्योंकि अगर इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इसका मतलब क्या है कि अभी भी हम जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। मेनी पीपल फेस प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट। आज भी हमारे देश में बेरोजगारी देखने को मिलती है। लो इनकम, हमारे देश में लोगों की आय बहुत कम है, गरीबी देखने को मिलती है। बाय स्टडिंग इकोनॉमिक्स, अगर हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, वी अंडरस्टैंड वाई रिसोर्स आर लिमिटेड, और हमें ये भी पता चलता है कि रिसोर्स क्यों लिमिटेड है। आज तक हमें लगा था कि ठीक है रिसोर्स बहुत होंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद धीरे धीरे आपको और क्लियर होगा कि
बहुत शॉर्टेज है रिसोर्सेज का, हाउ दे कैन बी यूज्ड टू बेटर इंक्रीज प्रोडक्शन, और इन्हीं लिमिटेड रिसोर्स का हमें बहुत अच्छे से यूज करना पड़ेगा। तो ये तो हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है। एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ताकि लोगों का जो जीवन स्तर है, जीवन जीने का जो क्वालिटी है, उसको सुधारा जा सके। इकोनॉमिक हेल्प अस फाइंड वेज टू रिड्यूस पॉवर्टी, मेक कंट्री फाइनेंशियली स्ट्रोंगर, और इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि कैसे देश में गरीबी को हटाया जाए। गरीब को नहीं हटाया जाए बेटा, गरीबी को हटाया जाए। मेक द कंट्री फाइनेंशियली स्ट्रोंग, और हमारे देश को जो है फाइनेंशियली स्ट्रोंग बनाया जाए। अब फाइनेंशियली का मतलब बेटा यहाँ पर ये होता है कि पैसों की बात हो रही है ना, यहाँ पर रिसोर्स की बात हो रही है, यहाँ पर जो है कैपिटल की बात हो रही है। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन जब भी फाइनेंशियल आए, मतलब पैसे, कैपिटल, या हर वो वस्तु जो पैसों में गिनी जा सकती है, उसको फाइनेंशियली हम कह सकते हैं। तो कैसे हमारे देश को हम फाइनेंशियली स्ट्रोंग बनाए और अच्छे से, तो ये ही हमें इकोनॉमिक्स सिखाएगी। इसलिए हमारे देश में आज भी इकोनॉमिक्स की हमें जरूरत है। तो पहला पॉइंट हो जाता है बिकॉज इकोनॉमिक्स बैकवर्डनेस हमारे देश में है, पिछड़ापन है। दूसरा कारण क्या है? क्योंकि सोशल इविल्स, सोशल इविल्स मतलब सामाजिक बुराइयां। आज भी हमारे देश में सामाजिक बुराइयां, अब सामाजिक बुराई अगर है तो इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की क्या जरूरत है? इसमें तो हमें जो है, अगर समाज में बुराई है तो हमें तो बेटा क्या करना चाहिए ना, बाबा साधु के पास जाना चाहिए। इकोनॉमिक्स के पास क्यों आ रहे हैं? देखो समझो, सामाजिक बुराई का मतलब मैं आपको बताना अगर चाहूँ तो आज भी हमारे इंडिया में शादी के साथ शादी में क्या होता है कि मान लो एक मिडिल क्लास फैमिली है, वो भी 15 से 20 लाख का खर्चा कर रही है। अब 15 से 20 लाख का अगर खर्चा कर रही है तो उसमें होगा क्या कि 15 से 20 लाख अगर एक मिडिल क्लास कमा रही है, मतलब उसको कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। अब 3 से 4 साल लगेंगे और वो 15 से 20 लाख एक ही शादी में जो है खर्च कर देगा, जरूरी तो नहीं है। अब वो आने वाले 3 4 साल तक अगर स्ट्रगल करेगा, है ना, किसी तरह पैसे कमाएगा, फैमिली चलाएगा, तो लोगों को दिखाने के चक्कर में क्या हुआ बेटा, लोगों को दिखाने के चक्कर में हम क्या करते हैं कि दूसरों को देख देख कर भले हम, हमारी कंडीशन कितनी भी बुरी हो जाए, हम वो काम करेंगे। तो एक सामाजिक बुराई हुई ना। ठीक है, वैसे ही अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है, अब किसी की डेथ हो गई है ना, तो डेथ पर भी क्या होता है, जो सक्षम है ठीक है वो कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उनको देखकर जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, अंडर पॉवर्टी लाइन है, वो भी क्या कर देते हैं कि वो भी उनको देख देख कर डेथ होने पर जो है वो खाना खिला रहे हैं। ठीक है, बेसिकली तो हो क्या रहा है, ये भी सामाजिक बुराई है। जो देखा देखी का काम हो रहा है, और इससे क्या होता है कि वो फैमिली जो है डेप्ट में चली जाती है। डेट में चली जाती है मतलब क्या है पता आपको, एक तरीके से डेट का जाल मतलब एक तरीके से कर्ज में डूब जाती है। तो ये भी तो हमें इकोनॉमिक्स ही पढ़ाता है कि जरूरी नहीं है कि आप ये सारे काम करो ही सही। तो सोशल इविल्स यहाँ पर किसको बोला गया है और अच्छे से समझते हैं हम। तो पहले मैंने कुछ एग्जांपल दिए। इंडिया फेसेस मेनी सोशल प्रॉब्लम सच एज चाइल्ड लेबर, एक ये भी इशू है ना, बच्चों से ही काम करवाया जा सकता है, जबकि बच्चे जो होते हैं अगर बड़े हुए, सही पढ़ा लिखाया जाए, उनको स्किल दी जाए, तो अभी तो बच्चे जो लेबर है वो तो शायद 2 4 5 हज़ार में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ठीक से पढ़ गए या कोई काम सीख गए तो वो ज़्यादा कमाएंगे। ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे तो पैसा मार्केट में जाएगा, और मार्केट में पैसा जाएगा मतलब हमारी इकोनॉमी और अच्छे से ग्रो करेगी। तो ये भी हमारे समाज की बुराई है ये ना, इसको भी सुधारना है, तो इकोनॉमिक्स हमें वहाँ भी हेल्प करती है। इनइक्वालिटी, अब इनइक्वालिटी का मतलब हमें पता है इंडिया में किसी लोगों के पास इनकम ज़्यादा है, किसी लोगों के पास इनकम बिल्कुल कम है, किन लोगों के पास जो है रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, किसी लोगों के पास रिसोर्स बहुत कम है। तो हमारे यहाँ जो है गैर बराबरी देखने को मिलती है, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, उसको भी हटाने का काम करती है इकोनॉमिक्स। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है हमें। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या, आज भी एक महिला और एक पुरुष अगर काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, फिर भी पुरुष को ज़्यादा वेतन मिलेगा और महिला को कम वेतन मिलेगा। तो ये भी एक इशू है, क्योंकि महिलाएं भी काम सही कर रही है, वही कर रही है, पुरुष भी वही कर रहे हैं, तो ये भी एक इशू देखने को मिलता है, वो भी हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाती है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बारे में। अब बेरोजगार अगर कोई समाज में घूम रहा है, इसका मतलब ये है कि वो फिर कुछ भी हो सकता है। अगर ज़्यादा दिन तक अगर कोई बेरोजगार है तो हो सकता है फिर वो गलत काम करने लग जाएगा, चोरी करने लग जाएगा, तो ये भी तो एक समाज की बुराई ही होगी, तो वो भी एक इशू रहता है, उसको भी इकोनॉमिक्स डील करती है। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक रीजन बिहाइंड दिस इशूज। और ये जितने भी इशू है, इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि इनसे कैसे निकलना चाहिए ताकि समाज में आगे चलकर कोई बड़ा मुद्दा ना खड़ा हो जाए। इट टेल अस हाउ बेटर वेजेस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन रिड्यूस दिस प्रॉब्लम। तो ये हमें ये बताता है कि कैसे सही तनख्वाह देना, सही शिक्षा देना,
बेरोजगारी को कम कर कर रोजगार बढ़ाना, और गवर्नमेंट पॉलिसी क्या क्या है उस देश की, गवर्नमेंट को भी ये काम इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट को बताती है कि क्या क्या करना चाहिए समाज के लिए, ताकि समाज में जितनी भी बुराई है वो कम हो सके। इकोनॉमिक हेल्प इन बिल्डिंग मोर इक्वल सोसाइटी, और इकोनॉमिक्स ही हमें फिर हेल्प करती है कि एक समान रूप से जो समाज है वो बन सके। तो इकोनॉमिक्स इसलिए भी जरूरी है ना। तो पहला हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में इकोनॉमिक जो है बैकवर्डनेस देखने को मिलती है। दूसरा सोशलिज्म देखने को मिलता है। अब तीसरा की हम बात करें अगर, तो रिलीजियस सुपरस्टिशियस, मतलब कुछ धार्मिक मान्यताएं, है ना। हम जो है आज भी हमारे देश में कुछ धार्मिक मान्यता है, और मान्यताएं भी कैसी, जो चली आ रही है ना, जिसको एक तरीके से हम बोलते हैं ना अंधविश्वास, है ना, अंधविश्वास करना। तो आज भी हमारे देश में वो है। अब यहाँ पे है, इन मेनी एरियाज पीपल स्टिल फॉलो ओल्ड बिलीव्स, है ना, आज भी जो है पुरानी जो सोच है उसको लोग मानते हैं। दैट स्टॉप देम फ्रॉम एडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, जो उनको नई टेक्नोलॉजी एडोप्ट करने से और मॉडर्न फार्मिंग करने से रोकते हैं। आज भी गाँव में आप चले जाओगे किसी किसी गाँव में, तो वो बोलते हैं जो चल रहा है वो अच्छा है। लोग ये समझने को तैयार नहीं है कि अगर वो है मॉडर्न फार्मिंग अगर अपनाएंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी जो प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना, तो उनसे जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो बढ़ेगा। लेकिन बहुत सारे देशों में जो बहुत सारे गांवों में आज भी जो चल रहा है वो चलता आ रहा है, तो वो भी एक इशू है। बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्शन रिमेन्स लो, आज भी प्रोडक्शन जो है बहुत कम है। इकोनॉमिक टीच अस पीपल बेनिफिट साइंटिफिक थिंकिंग, तो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि कैसे लोग जो है साइंटिफिक तरीके से सोचना चालू करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एडोप्ट करें, रेशनल डिसीजन ले। अब रेशनल डिसीजन का मतलब सोच समझ कर क्या सही है क्या गलत है वो ध्यान में रखते हुए जब हम निर्णय लेते हैं उसको बोलते हैं रेशनल डिसीजंस। दिस हेल्प सोसाइटी मूव फॉरवर्ड, और इससे जो है समाज आगे की ओर बढ़ता है और इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, और समाज की जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्वालिटी है, वो भी अच्छी हो जाती है। तो इसलिए भी इकोनॉमिक्स जरूरी है। अब हम अगले बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए भी इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। तो यहाँ पर सवाल ये है पहला कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। सर हमने तो इससे पहले पढ़ा ही नहीं है। देखो बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे तो मैंने 9th क्लास में आई थिंक पढ़ा दिया है, बट नहीं भी पढ़ा है तो अभी हम समझते हैं। फिर मैं जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से हम पढ़ेंगे इसी क्लास में आगे चलकर। फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आप याद रखना, जो सर्विस को भी सर्विस प्रोवाइड करे। सर्विस को भी सर्विस प्रोवाइड करे। सबसे पहली बात तो सर सर्विस क्या होता है हमें पता ही नहीं है। देखो बेटा, हम अगर प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की बात करें, तो इस दुनिया जहान में सिर्फ प्रोडक्शन को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। या तो आप गुड्स बनाओगे या तो आप सर्विस बनाओगे, प्रोडक्शन करोगे। तो सर गुड्स तो बनते समझ में आया, सर्विस कैसे बनती है? देखो गुड्स और सर्विस होता क्या है सर। देखो गुड्स वो चीज़ है जिसको टच किया जा सके, टच किया जा सके मतलब टेंजिबल इन नेचर, जिसको छुआ जा सकता है। सर्विसेज आर इनटेंजिबल, इनटेंजिबल होती है जिसको टच नहीं किया जा सकता। मेरे हाथ में जो ये स्टाइलस है जिससे मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं टच कर रहा हूँ, मतलब ये गुड्स है ना। मेरे पास जो ये माइक है जिसको मैं टच कर सकता हूँ, ये भी क्या है, गुड्स है। लेकिन मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसको टच कर सकते हो, आप मोबाइल को टच कर सकते हो, लेकिन मैं जो ये नॉलेज दे रहा हूँ इसको टच नहीं कर सकते, मतलब ये सर्विस है। तो मैं आपको पढ़ाने के जरिए क्या कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होते हैं गुड्स और सर्विसेज, सॉरी। तो गुड्स गुड्स वो होते हैं जिसको टच किया जा सके, सर्विस होती है जिसको टच ना किया जा सके। जैसे आप बैंक में गए और बैंक से आपने लोन लिया, तो बैंक जो पैसा दे रहा है वो बैंक पैसा दे रहा है, लेकिन बैंक का पैसा नहीं है, वो पैसा तो किसी और का था। बैंक तो आपको सर्विस दे रहा है, समझो बात को। वो तो किसी ने जमा करवाया था तो बैंक ने वो पैसा लिया और आपको लोन में दे दिया। तो आपने अगर थोड़ा बहुत भी बैंक के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए बैंक के अपने पास पैसे नहीं होते, बैंक तो लोगों के पैसे लेते हैं और तीसरे लोग थर्ड पार्टी को लोन दे देते हैं। तो बैंक भी सर्विस दे रहा है। जैसे आपने ट्रक मंगवाया, घर पर कोई सामान इधर से उधर ले जाना हो, तो ट्रक क्या आपको पूरा ट्रक आपका गिरवी रख के जाएगा? नहीं, आपके घर पे दे जाएगा? नहीं, ट्रक वाला आपको सिर्फ सर्विस देगा, आपका जो गुड्स है, आपकी जो कमोडिटी उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख देगा। तो इस दुनिया जहान में गुड्स भी बनते हैं और सर्विस भी बनती है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं सर्विस का प्रोडक्शन कर रहा हूँ। चलो वापिस टॉपिक पे आते हैं हम, गुड्स एंड सर्विस होती क्या है। मैंने बोला था इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जो सर्विस को भी सर्विस प्रोवाइड करता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें और अच्छे से समझना हो तो पहले तो आप समझना सर्विस को भी सर्विस प्रोवाइड करे, ये लिख लेना इंफ्रास्ट्रक्चर में अलग से। अब जैसे कि एक गांव है,
ठीक है, एक गांव में मान लो रात के समय किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई, तबीयत हो गई खराब। अब उस गांव में क्या हुआ कि उसको अचानक से जाना था हॉस्पिटल। अब गांव में हॉस्पिटल होते नहीं है, पर यहां पर किस्मत अच्छे थे कि एक डॉक्टर सिर्फ 2 किलोमीटर पे एक डॉक्टर था। तो लोगों ने सोचा, वही है ना, डेबिट नहीं है, ठीक है, डॉक्टर था। तो डॉक्टर, गांव वालों ने सोचा कि एक काम करते हैं, फटाफट से इस एक व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। 2 किलोमीटर दूर जाना कितनी बड़ी बात है। अब गांव वालों ने, आधी रात के समय था, गांव वालों ने सोचा कि एक काम करते हैं, चल के जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, चलो हम बाइक मंगवाते। घर पे बाइक नहीं है ना, रास्ता, अब दिक्कत यह आई कि जो रास्ता है ना, रास्ता जो है वो बहुत खराब है, बाइक रात को चल नहीं सकती। अब रास्ता बहुत खराब है, बाइक नहीं चल सकती, उन्होंने सोचा एक काम करते, कार मंगवाते। पता चला कार है ही नहीं गांव में। फिर पता चला कि एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर पता चला कि कैसे जैसे कर कर हमने एक कार ली। अब रास्ता जो है इतना खराब है कि वो 2 किलोमीटर भी जो है वो जाने में 30 मिनट लग गए, इतना खराब है। अब जैसे जैसे वहां पहुंचे हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में पता चला कि हॉस्पिटल में बिल्डिंग अच्छी है ही नहीं, डॉक्टर तो है, बिल्डिंग ऐसे ऐसे एक रूम है खराब है, वहां पर सारी सुविधा है ही नहीं। फिर आपने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर ने बोला कि यार इसको तो बाहर ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर बोला कि मेरे पास जो है ना वो सारी सुविधाएं नहीं है, सर्विस नहीं है, डॉक्टर के पास भी वो सारी सुविधाएं नहीं है कि डॉक्टर यहाँ पर उसका इलाज कर सके। अब आपने एक बात नोटिस करी होगी कि भले डॉक्टर हमें सर्विस दे रहा है, डॉक्टर, याद रखना, डॉक्टर जो होते हैं वो सर्विस ही देते हैं हमें, डॉक्टर कोई गुड्स नहीं देता हमें। डॉक्टर तो सर्विस दे रहा है, लेकिन डॉक्टर को भी सर्विस की जरूरत पड़ी क्या, कि डॉक्टर के पास अगर एम्बुलेंस होती, डॉक्टर के पास अगर बिल्डिंग होती, डॉक्टर के पास अगर बाकी सारी जो जरूरत की मशीनें होती, तो याद रखना सर्विस को भी सर्विस की जरूरत पड़ती है। जैसे एम्बुलेंस सर्विस दे रही थी, तो एम्बुलेंस को भी चलने के लिए रास्ता चाहिए होता है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर सर्विस को सर्विस की जरूरत पड़ती है। तो हर वो चीज़ जो सर्विस को सर्विस देती है, जैसे गाड़ी वाड़ी जो है, ट्रांसपोर्टेशन, उसको रोड सर्विस देता है, मतलब रोड भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, है ना। अगर एक डॉक्टर है तो उसको अच्छी बिल्डिंग मिल जाती है, तो बिल्डिंग भी सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हर वो चीज़ जो, जैसे एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाई तो चाहिए, लेकिन अच्छी अच्छी बिल्डिंग नहीं, अच्छे टीचर नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। तो जो सर्विस को भी सर्विस प्रोवाइड करता है ना, उसी को हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पर यही है कि इंडिया में इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों है, क्योंकि इंडिया में भी क्या हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन बहुत खराब है। आप आपके इधर के रोड को देखना, है ना, रोड्स की क्या स्थिति है, आप आसपास के हॉस्पिटल की स्थिति देखना क्या है, आप आपके आसपास के सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स की कंडीशन देखना क्या है, आप अपने आसपास के ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति देखो, आज भी वो जो बस है वो कितनी खराब है, कितने एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि एक बच्ची स्कूल क्या हुआ कि वो जो नीचे की जो रूफ है बस की, जो जहाँ पर हम चलते हैं बस पे बैठते हैं, वही नीचे गिर गई टूट कर, तो बच्ची मर गई टायर में आके, है ना। तो ये क्या है, हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर खराब तो है, तो इसीलिए इंडिया में इकोनॉमिक्स की जरूरत है। अब इसमें क्या पढ़ना हमें वो देख लेते हैं। फॉर एनी कंट्री टू प्रोग्रेस इट नीड्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी, अब पंखा तो सर्विस हमें दे ही रहा है, लेकिन हवा दे रहा है, सर्विस का काम कर रहा है, पर पता चला इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही खराब है। ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, इंटरनेट, इंटरनेट भी हमें जो है एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का ही काम करता है। खैर इंडिया में इंटरनेट अच्छा है, हम कह सकते हैं आज के टाइम पे, कुछ मामलों में नहीं होगा बट मोस्ट ऑफ टाइम अभी इंटरनेट सुधरने लगा है। इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स हमें ये एक्सप्लेन करता है वाई दिस थिंग्स आर नेसेसरी, क्यों ये जरूरी होती है, हाउ मच मनी इज रिक्वायर, कितने पैसे चाहिए होते हैं, हाउ दे विल बेनिफिट इकोनॉमी, इकोनॉमी को ये कैसे फायदा पहुंचाती है, विथ इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, और ये हमें समझ भी देती है इकोनॉमिक्स के बारे में। द गवर्नमेंट कैन मेक बेटर प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया, और गवर्नमेंट को अगर ये समझ होगी, और इकोनॉमिक्स ही तो ये बताती है कि एक सरकार को देश में क्या क्या काम करना चाहिए ताकि उस देश का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो विथ इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग द गवर्नमेंट, तो सरकार जो चाहे, सरकार कैन जो है, गवर्नमेंट कैन बी बेटर प्लान्स, सरकार अच्छे से प्लानिंग कर सकती है फॉर द डेवलपमेंट इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी। तो इसलिए भी इकोनॉमिक्स जरूरी है। और लास्ट हमारा आज का टॉपिक है वो है एक्सपेंशन इंटरनेशनल मार्केट। आज के टाइम तो इंटरनेशनल मार्केट का समय है बेटा, अभी तो कहने की जरूरत ही नहीं है। आज के टाइम पे एलपीजी की हालत खराब है, आज के टाइम पे पेट्रोल की हालत खराब है, और ऐसे युद्ध चलते रहे अगर ईरान और ये बाकी जितने भी देश है, यूएसए वगैरह, इसराइल वगैरह, तो आने वाले समय में और भी, जबकि इंडिया की किसी से लड़ाई हुई नहीं, बावजूद उसके आप देखो कि इंडिया पर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा। तो आज के टाइम पे इकोनॉमिक्स इसीलिए भी जरूरी है कि सरकार तैयार रहे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो देश को मैनेज कैसे किया जाएगा वो भी तो इकोनॉमिक्स ही सिखाता हमें। इसीलिए भी हमें आज का टाइम तो इंटरनेशनल मार्केट का ही टाइम है, तो इकोनॉमिक्स वहां भी जरूरत है पड़ती है।
इसका एग्जाम्पल अभी चल ही रहा है। टुडेज वर्ल्ड इज हाईली कनेक्टेड, आज का जो दुनिया है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इंडिया ट्रेड्स गुड्स एंड सर्विसेज विद मेनी कंट्रीज, और आज के समय पे इंडिया जो है बहुत सारे देशों से गुड्स और सर्विस जो है खरीद रही है, बेच रही है। बाय स्टडिंग इकोनॉमिक्स वी अंडरस्टैंड इंटरनेशनल ट्रेड, और इकोनॉमिक्स को पढ़कर ही हम समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसे काम करता है, एक्सपोर्ट्स कैसे काम करते हैं, इंपोर्ट्स कैसे काम करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्लोबल कंपटीशन कैसे कैसे हम इंडिया उसमें सर्वाइव करेगा। दिस नॉलेज हेल्प इंडिया इंप्रूविंग पोजीशन इन द वर्ल्ड, और ये जो नॉलेज है वो इंडिया को अपनी पोजीशन बेटर करने में हेल्प करेगा बाकी दुनिया के कंपटीशन में, एंड इंक्रीज नेशनल इनकम, और हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ पाएगी। इसीलिए इकोनॉमिक्स इंडिया के लिए बहुत जरूरी है स्टडी करना। तो ये 5 पॉइंट हमने पढ़े, आई होप हमने बहुत अच्छे से समझा होगा कि क्यों इकोनॉमिक्स इंडिया के लिए भी जरूरी है, इवन हमारे लिए भी जरूरी है बेटा। अब हमारा लास्ट का टॉपिक आज का बचा है जो सिंपल ही है, फेमस इकोनॉमिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। कुछ हम इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपना योगदान दिया इकोनॉमिक्स को बनाने में, और क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो स्टार्ट विद अवर फर्स्ट इकोनॉमिस्ट, जिसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, एडम स्मिथ। आपने भी स्कूल में इसका नाम पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तब पढ़ लो, एडम स्मिथ, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्लासिक इकोनॉमिक्स के बारे में बात करी थी, याद रखना। ठीक है, क्लासिक इकोनॉमिक्स, क्लासिक इकोनॉमिक्स का मतलब होता है पुराने टाइम की जो इकोनॉमिक्स थी ना, उसी को हम क्लासिक इकोनॉमिक्स। सबसे पहले जो नींव रखी थी वो एडम स्मिथ ने रखी थी, नॉन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बुक ऑथर, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? द वेल्थ ऑफ नेशन, याद रखना है ना, ऑब्जेक्टिव में आती है द वेल्थ ऑफ नेशन। कब? 1776 में। द इनविजिबल हैंड की उन्होंने बात करी थी। इनविजिबल हैंड, मैंने बोला था ना क्लासिक इकोनॉमिक्स, पुराने जमाने की सोच, उन्होंने बोला था इनविजिबल हैंड बोला गया है यहाँ पर मार्केट फोर्स को। आप आगे जाकर पढ़ोगे 12th में मार्केट फोर्स के बारे में, मार्केट फोर्सेस के बारे में। एक होता है डिमांड, एक होता है बेटा सप्लाई, इनको बोलते हैं मार्केट फोर्सेस। जब तक लोग डिमांड नहीं करेंगे तब तक सप्लाई नहीं होगा, है ना, या लोग भले डिमांड कर ले लेकिन सप्लाई नहीं हो रहा है तो डिमांड किसी काम की नहीं। तो एक दूसरे पर डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई। तो इसकी जो डिमांड और सप्लाई की बात करी थी एडम स्मिथ ने, और इसी को इनविजिबल हैंड भी कहा जाता है, ये भी अपने को याद रखना है। इंट्रोड्यूस एन आइडिया दैट मार्केट एडजस्ट इटसेल्फ, और उन्होंने एक सबसे की पॉइंट बोला था कि मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जैसे आज के टाइम पे प्राइस बढ़ रहे तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम बीच में आएंगे, और गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है महंगाई को। एडम स्मिथ बोलता था कि मार्केट अपने आप को संभाल सकता है, किसी गवर्नमेंट को कुछ रोल ही नहीं है यहाँ पे, मार्केट अपने आप को संभाल लेगा। डिमांड होगी तो सप्लाई हो जाएगा, और सप्लाई होगी तो डिमांड अपने आप आती रहेगी। तो एडम स्मिथ का यह मानना था कि मार्केट एडजस्ट इटसेल्फ, मार्केट अपने आप को संभाल लेगा थ्रू कंपटीशन एंड प्राइसिंग विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। वहां पर सरकार की कोई जरूरत होती ही नहीं है। लेकिन आज के टाइम पर यह सोच बिल्कुल किसी काम की नहीं बची। आज के टाइम पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल हो चुका है। डिवीजन ऑफ लेबर की एडम स्मिथ ने बात करी थी। एक्सप्लेन दैट ब्रेकिंग डाउन जॉब इनटू स्मॉलर टास्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप एक कार बना रहे हो, तो एक कार बना रहे हो ना, तो एक कार में तुम्हें पता होना चाहिए बेटा बहुत सारी चीज़ें जो लगती रहती है। तो कार में जो है बहुत सारी चीज़ें लगती है, और उसके लिए जैसे टायर चाहिए होंगे, ठीक है, ग्लास चाहिए होंगे कार में, है ना, एक इंजन चाहिए होगा, पूरी बॉडी बनाना है। तो उन्होंने बोला कि सब लेबर को ए से, ये लेबर ए है, लेबर बी है, लेबर सी, ऐसे टीम बना दो और सबको अपना अपना काम दो। इसको बोला कि तू टायर बनाने का काम करेगा तो ये टायर ही बनाएगा, इसको बोला कि तू जो बॉडी बनाने का काम करेगा वो बॉडी बनाएगा, इसको। तो सबको अपने अपने काम बांट दिए ताकि कोई भी इधर से उधर डिस्टर्ब ना हो। इसी को बोला जाता है डिवीजन ऑफ लेबर, ताकि काम बहुत स्पीड में जा सके। जिसको टायर बनाना हो दिन भर जो टायर ही बनाता रहेगा, और लास्ट में आकर उन सबको असेंबल कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कार बन के रेडी हो जाएगी। तो ये बात भी एडम स्मिथ ने कही थी, तो ये भी अपने को कवर करना है। फिर दूसरा जो हमारे इकोनॉमिस्ट आते हैं वो है एल्फ्रेड मार्शल, बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास में, तो स्पेशली हम इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। एल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने डिमांड और सप्लाई के बारे में वो डिटेल में बात करी, है ना। ही पॉपुलराइज्ड द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड अगर आपको थोड़ा सा पता हो, अगर मार्केट में किसी चीज के प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। एक पेन 10 रुपए की थी तो अपन 10 पेन खरीद रहे थे, अब पेन के प्राइस बढ़कर 20 रुपए हो गए तो हम पेन जो है 5 खरीदेंगे। तो हमेशा इसी को लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं कि अगर प्राइस बढ़े तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस घटे तो डिमांड बढ़ जाएगी, उसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई, वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई भी होता है। तो ये हम 12th में पढ़ेंगे, अभी समझाऊंगा तो फिर हम थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे ना, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। शो हाउ दे इंटरसेक्ट टू डिटरमाइन प्राइस, और कैसे इन दोनों को देखकर हम जो है मार्केट में प्राइस निकालते हैं ना। एक हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि लो डिमांड और सप्लाई का जो कर्व है उसको देखकर हम जो है प्राइस निकालते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे 12th में। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है इसको हम 12th में पढ़ेंगे, इसके बारे में जो एल्फ्रेड मार्शल ने बताया था, ठीक है। बुक्स, उन्होंने बुक जो लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखी थी, आप चाहो तो याद रख सकते हो। और इन्होंने मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था, ठीक है, याद रखना मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसे एक कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने एक बुक लिखी थी
दास कैपिटल, इन्होंने जो है कैपिटलिज्म में इन्होंने समाज के बारे में बात करी थी कि समाज में जो भी चीजें होनी है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने कैपिटलिज्म के खिलाफ बात करी थी। ठीक है, क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, उन्होंने बोला था कि कैपिटलिज्म होना ही चाहिए। कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवादी लोग जो प्योर प्रॉफिट की बात करती हो, समाज से उनका कोई लेना देना नहीं होता। गरीब है, बेरोजगारी है, समाज में खाने पीने को है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने बोला था कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, हर समाज में बराबरी होनी चाहिए, समाज को ध्यान रखते ही काम होना चाहिए। तो ये कार्ल मार्क्स ने पूरे समाज के बारे में बात करी थी और उनकी आइडियोलॉजी ये थी। हिज वर्क इंस्पायर्ड सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम वेयर स्टेट एंड कम्युनिटी आउंस द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जहां पर सरकार होती है या कम्युनिटी को होती है सरकार की, वो जो होती है वही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को संभाले ताकि समाज का अधिक से अधिक जो है कल्याण हो सके। तो एक और ये इकोनॉमिक्स हो गए। फिर लियोनल रॉबिन्स, जिन्होंने ये बताया था कि स्कैरसिटी क्या होती है, मतलब जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक्स में कि रिसोर्स आर स्कैर्स, तो ये लियोनल रॉबिन्स ने बताया था कि जो है इकोनॉमिक्स को एक स्कैरसिटी के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, चॉइस, और क्योंकि हमारे सामने चीज़ें जो लिमिटेड है तो हमें चॉइस करनी पड़ती है, तो स्कैरसिटी और चॉइस के बारे में जो है लियोनल रॉबिन्सन ने बताया था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना कि आपके पास 10,000 रुपये, आप मार्केट में गए तो या तो 10,000 में से आप एक चीज़ खरीद पाओगे या दूसरी खरीद पाओगे, तो हमेशा आपको चॉइस करनी पड़ेगी। तो ये बात भी लियोनल रॉबिन्सन ने ही बताई थी। फिर है जॉन मेनियार्ड किन्स, J.M. किन्स, 12th में, अगेन इनको 12th में पढ़ेंगे हम, और इनको मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर भी कहा जाता है। देखो लिखा है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना टर्म। और गवर्नमेंट, इन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट का रोल होता है ना। एडम स्मिथ ने बोला था गवर्नमेंट का रोल होता ही नहीं है, लेकिन जॉन मेनियार्ड किन्स ने बोला कि नहीं, गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो आपको ये भी जो है याद रखना है इनके बारे में भी। फिर हम कुछ इंडियन इकोनॉमिस्ट के बारे में बात करें तो अमर्त्य सेन के बारे में हम बात करें, उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई थी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, जो आगे जाकर हम पढ़ेंगे ना, तो इसके बारे में बात करी थी उन्होंने। फिर जीडीपी क्या होती है, जैसे उन्होंने बताया था कि HDI जो होता है वो सिर्फ है ना जीडीपी देखकर या लोगों की इनकम देखकर नहीं बताया जा सकता। तो आगे जाकर हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में उन्होंने बात करी थी, कल्याण के बारे में, जैसे कि गरीबों पर ध्यान देना चाहिए, जो सूखा पड़ गया फेमाइन है उसके बारे में, है ना। तो उनको नोबेल प्राइज भी इनको मिला था, तो इन्होंने भी इकोनॉमिक्स में बहुत अपना योगदान दिया है। दादा भाई नारोजी, जिसके बारे में हम भी फर्स्ट चैप्टर आने वाले में पढ़ने वाले हैं, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेज के समय में पहली बार जो है एक तरीके से इन्होंने जो है हमारे देश के लिए वो नेशनल इनकम जो है एस्टिमेट करी थी। पहली बार हमारे देश की जो अंग्रेजों के टाइम की जो बात करें हम, तो उन्होंने पहली बार कैलकुलेट करा था नेशनल इनकम को, है ना। और जब उस पर कैपिटा इनकम निकल गई थी सिर्फ 20 रुपये। अब पर कैपिटा इनकम हम आगे जाके पढ़ेंगे क्या होती है, अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है। वैसे ही हमारे देश में एक और इकोनॉमिस्ट हुए, डॉक्टर VKRV राव, उन्होंने भी 1908 टू 1991 तक अपना योगदान दिया इकोनॉमिक्स में। क्लास साइंटिफिक एस्टिमेशन, उन्होंने भी जो है एक साइंटिफिक तरीका बताया था कि कैसे जो है हम नेशनल इनकम को साइंटिफिक तरीके से माप सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ, और उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशन भी बिल्ड करवाए थे। ही फाउंडेड वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन लाइक दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने उनकी मदद से हुआ उन्होंने फाउंड करा था इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जिन्होंने फाउंड कराए थे, फाउंडर कह सकते हैं उनको। वैसे ही हमारे लास्ट और इम्पोर्टेंट, आपने नाम सुना होगा अभी के हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। नरेंद्र मोदी से पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आपको पता अगर नहीं हो तो अच्छी बात है, और पता हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट रहे हैं। ही इज ऑफ्टन कॉल्ड आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी। जो हमारी मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी है ना, और उसको बनाने वाला ही डॉक्टर मनमोहन सिंह है। तो ड्यू टू दिस रोल 1990s, उन्होंने 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम इसी क्लास में पढ़ेंगे, LPG, है ना, उसके बारे में। LPG मतलब यहाँ पर लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है बेटा, LPG का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से यहाँ पर लिखा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये क्या होता है ये भी हम इस बार पढ़ेंगे। तो ये आप जो है इस बार अगर चाहो तो कुछ इंपॉर्टेंट ये उनके बारे में ही है। गवर्नर ऑफ RBI, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये जो है रह चुके हैं मनमोहन सिंह। तो बस थैंक यू, आज का जो हमारा लेक्चर खत्म होता है, यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, है ना। तो आप चाहो तो ये नोट कर लेना, इनके बारे में याद रख लेना। इसमें भी खासकर जो इकोनॉमिक्स जैसे एडम स्मिथ हो गया, मार्शल हो गए,
जॉन मेनियार्ड कीन्स हो गए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इंडियन इकोनॉमिस्ट के बारे में भी एटलीस्ट उनके नाम पता होने चाहिए, उन्होंने क्या क्या काम करा था वो आपको पता होना चाहिए। तो हमारा जो है चैप्टर 1 खत्म होता है। हम एक तरीके से चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वहाँ से हम जो है इकोनॉमिक्स की शुरुआत करेंगे। तो बस अभी तक जितना पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और बहुत अच्छे से हम आगे की इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं। थैंक यू बच्चों।